नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के पहले दिन आज सूरत में विभिन्न परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। बायोडायवर्सिटी पार्क की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री भावनगर में करेंगे 5200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री गुजरात के अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों की करेंगे शुरुआत। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इन खेलों में देश भर के लगभग 15,000 खिलाड़ी 36 खेल स्पर्धाओं में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में आयोजित कार्यक्रमों में लगभग 29,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं उनका कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है। पीएम मोदी आज सुबह करीब 11 बजे सूरत में 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें जलापूर्ति, जल निकासी परियोजनाओं, ड्रीम सिटी, जैव विविधता पार्क और अन्य विकास कार्यों जैसे सार्वजनिक बुनियादी सुविधाएं, इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त विकास कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के पहले चरण के कार्यों और डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल यानी ड्रीम सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार का भी उद्घाटन करेंगे। सूरत में प्रधानमंत्री डॉक्टर हेडगेवार ब्रिज से भीमराड बमरोली ब्रिज तक 87 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बन रहे बायोडायवर्सिटी पार्क की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सूरत के विज्ञान केंद्र में खोज संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना इस वक्त जुड़ गई हैं सूरत से। मेघना नमस्कार। और जैसा कि हम आपसे सुबह भी बात कर रहे थे नया सवेरा में, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री का आज का जो कार्यक्रम है किन मायनों में खासकर सूरत के लिए कहा जाए। हमने कहा ड्रीम सिटी की चर्चा की और भी तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। किन मायनों में खास है आज का ये दिन खासकर सूरत के लिए? देखिए असीम, सूरत चूंकि हम जानते हैं कि ऐसा एक जगह है, ये हब है बिजनेस का, खासकर ट्रेडर्स का। तो ड्रीम सिटी के जो संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करने वाले हैं, उसके साथ ही कुछ प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन भी ले करेंगे, आधारशिला भी रखेंगे। वो बहुत ही एक तरीके से देखें तो अहम आज का कार्यक्रम रहेगा। और उसके साथ ही सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कई प्रोजेक्ट्स भी हैं। और खासकर अभी फिलहाल चूंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं उस रूट पर जिधर से प्रधानमंत्री जाएंगे सभा स्थल तक और कई प्रोजेक्ट्स का अनावरण करेंगे, कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं काफी ज्यादा कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ पर हो रहे हैं और उसके साथ ही काफी ज्यादा भारी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ हम जानते हैं सूरत में जो महाराष्ट्रियन कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा संख्या में है और वही यहाँ पर नजर आ रहा है। कई ऐसे महाराष्ट्रियन कम्युनिटी के लोग हैं, महाराष्ट्र समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं भारी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए सूरत में। और पूरी तरीके से अगर हम देखें तो हर जगह पर यही हम देख सकते हैं कल्चरल बोनांजा एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूरत में वेलकम करने के लिए साफ तौर पर नजर आ रहा है। कई जगहों पर भारी भीड़ है और अभी भी लोगों का आना जारी है। तो आज अगर देखें तो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होगा इन टर्म्स ऑफ कितने भारी संख्या में लोग यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं, उनको सुनने आए हैं। और उसके साथ ही कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं आज अनाउंस होने वाले हैं यहाँ से, जिनकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। तो कई मायनों में देखें असीम तो सूरत का ये विजिट बहुत अहम है। उसके साथ ही अगर देखें तो नवरात्रि है, शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज चौथा दिन है नवरात्र का और आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर अहमदाबाद जाएंगे जहां पर जीएमडीसी के गरबे में वो वहां पर पार्टिसिपेट
डिबेट करेंगे। बहुत ही अहम इसलिए भी है क्योंकि जीएमडीसी के गर्भे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उसकी शुरुआत की थी और अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान, और तब से लेकर अब तक उसका जो स्वरूप है वो लगातार बड़ा ही होता जा रहा है। तो काफी अहम दिन है आज साफ तौर पर सूरत और अहमदाबाद दोनों की विजिट के लिए। और साथ ही साथ मेघना, अगर कुछ बातें ड्रीम सिटी के बारे में, क्या कुछ है, इसकी क्या कुछ खासियत है जिसके कि मुख्य द्वार का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम आज? देखिए, ड्रीम सिटी डायमंड मर्चेंट्स को ध्यान में रखकर इसका विजन तैयार किया गया था। अगर हम देखें तो सूरत को डायमंड सिटी भी कहते हैं। सूरत इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि डायमंड का काफी ज्यादा यहाँ पर अगर देखें पॉलिशिंग, फिनिशिंग और ये सब का काम यहाँ पर होता है। कारीगरी जो वर्कमैनशिप है वो डायमंड की यहाँ होती है। हालांकि हमने हमेशा से ये एक तरीके से प्रथा रही है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो बेल्जियम जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, जहां से वो रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करते हैं, फिर यहाँ लेकर आते हैं, फिर उसका जो आगे का जो प्रोसेस होता है पॉलिशिंग का, फिनिशिंग का, वो किया जाता है। यहाँ पर जब हम देखें ड्रीम सिटी का ये जो पूरा फुल फ्लेजेड तरीके से चालू हो जाएगा, जो बुर्ज है वो प्रॉपर तरीके से चालू हो जाएगा, तो ये बाहर जाने का जो जहमत है, बाहर जाकर काम ढूंढना, रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करना, इसकी जहमत जो मर्चेंट्स हैं उनको नहीं उठानी पड़ेगी। उसके साथ ही जो छोटे यूनिट्स हैं जिनके जो बड़े मर्चेंट से लेते थे, वो बाहर नहीं जा पाते थे, विदेशों से नहीं प्रोक्योर करते थे रॉ मटेरियल्स, वो जो बड़े मर्चेंट्स विदेश जाते थे उनसे रॉ मटेरियल्स लेते थे, तो उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ कि वो यहाँ पर डायरेक्ट जो भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनसे यहाँ पर डायरेक्ट प्रोक्योर कर सकते हैं। एक बड़ा मार्केट एक ही जगह पर मौजूद रहेगा, एक बड़ा इकोसिस्टम एक ही जगह पर डेवलप होगा, तो उससे जो बाहर से लोग रॉ मटेरियल लेकर अब आएंगे, अब जो चूंकि अब जब फुल फ्लेजेड तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा तो एक नैरेटिव भी बदलेगा, डायमंड इंडस्ट्री को और ज्यादा गति मिलेगी। उसके साथ ही ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो प्लेटफॉर्म पोटेंशियल होने के बावजूद काफी सालों से ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स को नहीं मिला था, तो ये प्लेटफॉर्म भी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए खासकर बन सकता है। तो ड्रीम सिटी एक तरीके का ड्रीम था डायमंड मर्चेंट्स के लिए, खासकर की चूंकि सूरत को डायमंड सिटी कहते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा डायमंड का काम होता है, और उसके साथ ही इस तरीके का एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा बुर्ज जब यहाँ पर बनेगा तो वो बहुत ज्यादा मदद करेगा यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के मर्चेंट्स को, साफ तौर पर स्मॉल यूनिट्स वालों को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में वेंचर कर रहे हैं, तो बहुत एक तरीके से विन विन सिचुएशन है यहाँ पर डायमंड मर्चेंट्स के। बिल्कुल 34,000 करोड़ रुपए की सौगात आज देने वाले हैं प्रधानमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को सूरत से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे जो दूसरी हम खबर की तरफ है, वो भी गुजरात से ही जुड़ी हुई खबर है। प्रधानमंत्री भावनगर का भी दौरा करेंगे, जहां वो 5200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या फिर शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे। बंदरगाह को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा, जो दुनिया के चौथे सबसे बड़े लॉक गेट सिस्टम के साथ दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगा। प्रधानमंत्री सोनी योजना लिंक 2 के पैकेज 725 मेगावाट पलिताना सोलर पीवी प्रोजेक्ट, एपीपीएल कंटेनर परियोजना सहित कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और सोनी योजना लिंक 2 के पैकेज 9 चोरवडला जोन जलापूर्ति परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त गुजरात के भावनगर से मौजूद हैं। योगेश नमस्कार। और मेरा सवाल आपसे यही कि जिस तरह से हमने कहा कि चाहे वो बंदरगाह की बात हो या फिर सीएनजी टर्मिनल की बात हो, बुनियादी जो ढांचा क्षेत्र है उस लिहाज से आज का दिन भावनगर के लिए कितना खास है? नमस्कार असीम, देखिए बुनियादी ढांचे की अगर बात करें तो सरकार का पहले से ही जो सरकार की अगर प्राथमिकता देख लें तो बुनियादी ढांचा को किस तरीके से मजबूती दिया जा सके, इसको लेकर उनका ध्यान रहता है। और चाहे वो मेक इन इंडिया ले लीजिए, आप स्टार्टअप ले लीजिए, कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि बुनियादी सेक्टर को मजबूत करने के ध्येय से बनाई गई हैं। अगर आप पर्टिकुलरली अगर आज की बात करेंगे तो जो ये 2 दिवसीय दौरा है उसमें भावनगर का दौरा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, जैसा आपने सही कहा कि जो सीएनजी टर्मिनल है वो वर्ल्ड का पहला टर्मिनल होगा, और गुजरात में ऑलरेडी एलएनजी का टर्मिनल है। जो गुजरात में अगर आप बात करें तो दोनों एलएनजी और सीएनजी दोनों के टर्मिनल है। दहेज है,
मुद्रा है और साथ में जो है वो हजीरा है। ये 3 जगह एलएनजी के टर्मिनल ऑलरेडी हैं और एक जगह और है जहां पे अभी ये बन रहा है। तो अगर आप देखें तो फ्यूल एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एक तरीके से सीएनजी टर्मिनल जो होगा और साथ में जो बंदरगाह जो ब्राउनफील्ड बंदरगाह है, इसको लेकर जो आधारशिला रखी जाएगी, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक टाइम लिमिट जो है वो भी सेट किया हुआ है। अगले साल यानी कि 2023 के पहले हिस्से, मतलब आप समझिए कि जनवरी से जून जुलाई तक जो है ये काम इसका शुरू हो जाएगा और 2026 तक इसका काम जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इसके साथ साथ जो है कई सारी चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई है। कहीं व्हीकल स्क्रैपिंग का अगर मामला आप ले लीजिए या फिर आप कंटेनर बिल्डिंग का अगर आप काम ले लीजिए, तो ये सब चीज़ें जो है वो उसके साथ में जुड़ेंगी, जिससे न केवल इस क्षेत्र का विकास होगा, न केवल इस क्षेत्र को एक मजबूत बुनियादी ढांचा मिलेगा, साथ में बड़ी संख्या में जो है रोजगार का भी सृजन होगा, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, खास करके अगर इस रीजन की बात करें, क्योंकि ये जो 2 क्षेत्र हैं ये अपने साथ साथ कई सारी इंडस्ट्री को भी अट्रैक्ट करेंगे। जो चुंबकीय प्रभाव होता है, कोई बड़ी उद्योग या कोई बड़ा इंडस्ट्री अगर जहाँ पे लगता है तो कई सारे उसके पैरेलल चीज़ें जो है वो भी शुरू होती हैं। तो एक तो वो भी चीज़ें जो है वो भी साथ में रहेगी। इन सब के अलावा अगर आप देखें तो फ्यूल एफिशिएंसी ये अगर आप देखें तो जिस तरीके से सीएनजी टर्मिनल्स को यहाँ पे सेट किया जाएगा, इसके साथ साथ कई और भी चीज़ें, मसलन की जो पीएम है वो यहाँ पे एक तो रोड्स जो है वो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। साइंस सेक्टर का एक प्रोजेक्ट है, उसको भी इनॉग्रेशन किया जाएंगे। कल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यहाँ की योगेश नरसुरे, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि करीब 6,500 करोड़ की योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास और आधारशिला जो है वो यहाँ पे रखी जाएगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो सीएनजी टर्मिनस है वो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था, उसकी कनेक्टिविटी रेल और रोड ये दोनों से की जाए, इसको भी लेकर जो है कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो इंटरनली वो भी किए जा रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी सुलभता से हो सके। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो न केवल भावनगर के लिए बल्कि पूरे गुजरात के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना है। और जिस तरीके से सरकार का ध्येय रहा है, जिस तरीके से सरकार के अलग मंत्रालयों से भी बात आती है कि विकसित देश के रास्ते में भारत बढ़ रहा है और 2047 तक जो है विकसित देश का स्वरूप दिया जाएगा भारत को, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो बड़ा मील का पत्थर जो है वो आज का दिन यहाँ गुजरात के लिए साबित हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को भावनगर से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, गुजरात की ही एक बार फिर से बात करें तो 36वें राष्ट्रीय खेल आज से गुजरात में शुरू हो रहे हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलों का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों का उद्घाटन करेंगे और देश भर से इन खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स को संबोधित करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय खेल गुजरात में पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। ये खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेंगे। इन खेलों में देश भर से तकरीबन 15,000 एथलीट्स, कोच और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रीय खेलों में एथलीट 36 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। दूरदर्शन पर इन खेलों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन ने खेलों के प्रसारण के लिए विशेष तैयारियां की हैं। दूरदर्शन का ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ दिन रात खेलों के प्रसारण की तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय खेलों के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने 100 से ज्यादा कैमरे लगाए हैं। साथ ही 10 OB वैन्स और 10 DSNGs लगाई गई हैं। वहीं स्पेशलाइज्ड कवरेज इक्विपमेंट्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इनमें PTZ कैमरा, सुपर स्लो मोशन कैमरा, रिप्ले सर्वर्स, गोल कैंप्स, इन सब के जरिए खेलों के लाइव एक्शन की हर बारीकी कैमरे में कैद कर दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। दूरदर्शन इज ऑल सेट फॉर द कवरेज ऑफ नेशनल गेम्स 2022 in Gujarat. We are deploying 10 OB vans and 10 DSNG vans. We are also using the specialized coverage equipment and introducing AR element to make it more attractive for the viewers. दूरदर्शन के पास यूं तो खेलों के सजीव प्रसारण का व्यापक अनुभव है, फिर भी हर बार अपने प्रसारण को बेहतर बनाने की कोशिश लगातार की जाती है। राष्ट्रीय खेलों में इस बार कुछ नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं, जिसमें AR एलिमेंट शामिल हैं।
इनमें कैमरे के जरिए लाइव ग्राफिक आउटपुट दिया जा सकता है। वहीं दर्शकों को एरियल व्यू भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अबाकस कैमरा, फिश आई कैमरा और PTZ कैमरे का इस्तेमाल किया जाना है। इसमें पहली बार हम 2 तरह के नए कैमरा यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम AR इफेक्ट बोलते हैं। उसके साथ जैसे प्राइम मिनिस्टर ओपन करेंगे नेशनल गेम्स, तो एक ग्राफिक इफेक्ट्स आएगा कैमरे के ऊपर, जो पहली बार हम उसको यूज़ कर रहे हैं, वो आप देख पाएंगे। उसी टाइम कैमरे के साथ PM के सामने वो ग्राफिक इफेक्ट्स के साथ वो नेशनल गेम्स ओपन होंगे। वो पूरा इफेक्ट आएगा, एक उसको AR इफेक्ट बोलते हैं। वो हम पहली बार इस बार यूज़ कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न खेलों की स्पर्धाएं 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित होंगी। इस राज्य का जिस तरह का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यकीनी तौर पर इस बात को मजबूती देता है कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर आगे चलकर देश ओलंपिक की मेजबानी के लिए इस राज्य को चुने तो कोई हैरानी नहीं। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, अहमदाबाद। स्थित नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव कुमार ने। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, इसी टैगलाइन पर आगे बढ़ते हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के एथलीट जो हैं वो अपनी क्षमता का और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबका दिल जीतने में लगे हैं। और इस वक्त मैं अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हूं। ये वही स्टेडियम है जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम की बात करें तो ये स्टेडियम जो है वो 63 एकड़ में फैला हुआ है। ये स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स इंक्लेव के तहत आता है। सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स इंक्लेव का कुल एरिया जो है वो 233 एकड़ का है, जिसमें स्टेडियम का जो है एरिया है वो अकेले 63 एकड़ का है। स्टेडियम की खासियत ये है कि ये स्टेडियम जो है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। दरअसल अगर इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 1,32,000 है। यानी कि जब गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36वें राष्ट्रीय खेलों की घोषणा करेंगे तो यहां का जो समा होगा वो देखने लायक होगा। इसके अलावा अगर स्टेडियम की खासियत की बात करें तो स्टेडियम में पिच की है वो 11 पिच है। यानी कि अपने आप में खिलाड़ियों की सुविधाओं का बेहद ध्यान रखा गया है। यही नहीं, यहां पर ड्रेसिंग रूम की अगर बात करें तो यहां पर 4 जो हैं वो ड्रेसिंग रूम है, जिनके साथ हर ड्रेसिंग रूम के साथ एक जिम मौजूद है। इससे पहले जो बड़ा स्टेडियम माना जाता था वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड माना जाता था, लेकिन वहां पे भी जिम की जो व्यवस्था थी वो नहीं थी। इसके अलावा यहां पर इस स्टेडियम की छतों पर LED जो लाइट्स हैं वो लगी हुई हैं, जो इसे बेहद जो है वो खास बनाती हैं। यही नहीं, इस स्टेडियम में 4 वातानुकूलित पिचें भी हैं, जो कि स्टेडियम को और ज्यादा खास बना देती है। तो जाहिर तौर पर यह स्टेडियम जो है वो न केवल देश को विश्व स्तर पर एक नई दिशा दे रहा है, विश्व स्तर पर देश को एक नई पहचान दे रहा है, बल्कि गुजरात के बढ़ते स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर भी विश्व का ध्यान जो है वो खींचता है। ऐसे में जब 36वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत एक तरह से जब अब हो चुकी है और जब खिलाड़ी विभिन्न देशों से यहां पर आएंगे और अपनी प्रतिस्पर्धा को और ज्यादा रोमांच से भरेंगे, तो यकीनी तौर पर न केवल गुजरात के एथलीटों को नया कहना चाहिए कि अनुभव मिलेगा, बल्कि देश के तमाम एथलीटों को भी यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, अहमदाबाद। और राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी और भी बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास आपको दिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गुजरात में नेशनल गेम्स को लेकर उत्साह अपने चरम पर है। जहां खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए तैयार हैं, वहीं कई नामचीन ओलंपियन भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इन सब के बीच सिंगर मोहित चौहान ओपनिंग सेरेमनी के दौरान अपने सुरों का जलवा बिखेरेंगे। मोहित चौहान से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला ने। नेशनल गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत कुछ देर बाद ही हो जाएगी और एक बार फिर 7 साल का जो इंतजार था वो खत्म होगा। भारत में फिर से खेलों का आयोजन होगा। गुजरात मेजबानी कर रहा है।
किस तरह से आपने यहाँ पर एक और नया जिम्मा उठाया है? टोक्यो ओलंपिक का आपने थीम सॉन्ग तैयार किया था, नेशनल गेम्स के लिए क्या खास है? मेरे लिए बहुत ये ऑनर की बात है कि नेशनल गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में मुझे मौका मिल रहा है संगीत बजाने का, और मैं चाहूँगा कि मैं जिस तरह के गाने इस सेरेमनी में गाऊंगा वो इंस्पिरेशनल गाने हैं, जो स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनको इंस्पायर करने के लिए, जैसा मैंने ओलंपिक का जो ऑफिशियल थीम था हिंदुस्तान का वो बनाया था, और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि इस बार हमारा गोल्ड मेडल आ गया उसमें। तो मैं मजाक भी कर रहा था, मैंने बोला मैंने इसमें बनाया है थीम, और पहली बार हमारा एथलेटिक्स में गोल्ड आया नीरज चोपड़ा जी के, उससे उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। तो यहाँ नेशनल गेम्स हो रहे हैं 7 साल के बाद, तो आई एम रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड आई एम गोइंग टू बी सिंगिंग अ फ्यू सॉन्ग्स फॉर द पीपल, फॉर द स्पोर्ट्स पीपल, एंड आई वांट टू थैंक द सीएम साहब जो हैं यहाँ के गुजरात के, और ऑफ कोर्स हमारे पीएम साहब मोदी जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाया है, और वो खुद भी उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम में। तो आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। ऑडियंस के लिए क्या कुछ खास होगा मोहित जी के किटी बैग के अंदर से जो उनको कनेक्ट करेगा इस बार? कुछ गा के बताएंगे या कुछ अपने अंदाज में बताएंगे? जी, गाऊंगा तो नहीं, क्योंकि मैं चाहूंगा वो थोड़ा सा सीक्रेट रहे अभी, और जब लोग देखेंगे तो मेरे बहुत सारे गानों को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और तो मैं कुछ गाने, मेरे कुछ पॉपुलर गाने गाऊंगा, लेकिन जो इंस्पिरेशनल गाने हैं, बहुत रोमांटिक गाने नहीं गाऊंगा, क्योंकि ये नेशनल गेम्स है, हमारे देश का गौरव है, हमारे देश के एथलीट्स यहाँ पर होंगे सब स्टेट्स के, और वो compete करेंगे, तो इंस्पिरेशनल गाने कुछ गाऊंगा। तो कुछ गीत हैं मेरे जो बहुत पॉपुलर हैं, जो उस कैटेगरी में आते हैं, कुछ वो गाऊंगा, और कुछ मैं नए गीत भी गाऊंगा, जो कि उम्मीद करता हूं कि लोगों को पसंद आएंगे। खेलों में भारत एक नई बुलंदियों को छू रहा। आपने जैसा कहा कि टोक्यो ओलंपिक में 100 साल का सूखा खत्म हुआ, एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन को नया जन्म दिया। वाकई में इत्तेफाक रखते हैं, और अब देखते हैं कि आगे आने वाले जो हमारे ईयर्स होंगे वो और डायनेमिक होंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इंडिया में जो है पोटेंशियल बहुत है, हमारे पास टैलेंट बहुत है, और स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी लोग हैं वो बहुत मोटिवेटेड हैं। और जैसा कि जब मैंने वो ओलंपिक्स का थीम बनाया था, तू ठान ले, कई मुझे जो खिलाड़ी मिले, बहुत पहुंचे हुए जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि हम ये आपका गाना सुनते हैं, गीत का नाम है तू ठान ले, तो मतलब ठान लेते हैं जब खेल से पहले इस गाने को सुनते हैं। तो हिंदुस्तान में हमारे बहुत बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, और मुझे लगता है कि अब हमारी शुरुआत हो चुकी है, और हम लोग दुनिया में टॉप के जो कंट्रीज हैं, जो स्पोर्ट्स में माने जाते हैं, उनमें हमारा अब नाम आने लग जाएगा, और बहुत सारे मेडल्स हम लोग जीतेंगे। और मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है वो भी बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है खिलाड़ियों को, और उनको बहुत प्रोत्साहन भी मिलता है। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग जी, वो भी बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वजह से भी बहुत बहुत मोटिवेशन हो रहा है स्पोर्ट्स के लोगों को, देश को मोटिवेट कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स के लिए। तो मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारा देश खेलों में जो है बहुत प्रतिभाएं निकल के आएंगी और बहुत आगे जाएगा। तो ये थे मोहित चौहान जो बता रहे थे कि वहां पर जो नया इनके द्वारा तैयार किया गया सॉन्ग्स है वो ना केवल जबरदस्त परफॉर्म करेगा बल्कि लोगों के अंदर एक नई इंस्पिरेशन पैदा करेगा। कैमरामैन विनय के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज अहमदाबाद। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव कुमार इस वक्त जुड़ गए अहमदाबाद से, हम सीधे उनका रुख करेंगे। गौरव, जैसा कि सभी कह रहे हैं और हमने गायक मोहित चौहान को भी सुना, पूरी तरह से तैयारी है सभी की, चाहे वो खिलाड़ी हों, दर्शक भी पूरी तरह से तैयार हैं। कितनी तैयारी आप वहां देख पा रहे, चूंकि आज शाम को ही इस पूरे कार्यक्रम का जो शुरुआत होने वाली है? देखिए, कार्यक्रम के लिए काफी खास तैयारी की गई है। कहीं ना कहीं एक जो कल्चरल एक्टिविटी है वो तो रहती है। इसके अलावा कई जो पूर्व ओलंपियंस हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। यही नहीं, इसके अलावा कई तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनके जो है वो देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के एक तरह का एक ये संदेश देने की एक कोशिश होगी कि नेशनल गेम्स की जो है वो अपनी एक अलग कहना चाहिए कि एक पहचान होती है, और ये एक ऐसी पहचान होती है जो कि यहीं से चीजों को जो है नेशनल लेवल के लिए तैयार करने के लिए एक बड़ा जो कहना चाहिए जो एक कदम होती है वो सामने रखती है। और कई युवा जो एथलीट हैं, जैसे अगर रेसलिंग की बात कर लें
तो भाविका पटेल हैं, जो कि फोकट बहनों को अपना कहना चाहिए आइडल मानती हैं। इसके अलावा कई टेनिस में जैसे अंकिता रैना जो है वो आज जब पार्टिसिपेट करेंगी और जब अपना दमखम दिखाएंगी, तो जो इस खेल से जुड़े बाकी जो युवा हैं उनके लिए काफी कुछ एक मौका होगा इन एथलीटों से सीखने का, इनसे अनुभव साझा करने का, और कहीं ना कहीं ये एक ऐसे माहौल के अंदर खुद को सामने रखने का कि ताकि आप यहाँ पर उन सब बातों को क्लियर कर सके अपने दिलो दिमाग में, और उन सब टिप्स को जो है वो जान सकें, जो अनुभवी एथलीट्स हैं उनसे जान सकें कि जब इस तरह के मौके होते हैं और जब इस तरह की जो पैशन के साथ जब आपको अपने आप को सामने रखना होता है, तो किस तरह का प्रदर्शन जो है वो आपको करना होता है। तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं एक ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा विभिन्न जो कार्यक्रम है वो हमने देखा है कि पिछले काफी समय से गुजरात में चल रहे हैं, ताकि लोगों के बीच जो है वो नेशनल गेम्स को लेकर के एक जागरूकता आए, क्योंकि गुजरात जो है वो पहली बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। तो आपने देखा कि जो यहाँ का शुभंकर है, सावज है, उसको एक साथ रखा गया है, उसको सामने रखा गया, उसके कई जगहों से उनको निकाला गया सामने, ताकि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस खेल से जुड़े, लोग इनकी बातें करें और इसके अनुभव को कहीं ना कहीं साझा करें और इस खेल की जो अहमियत है उसको समझें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को अहमदाबाद से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही आज के एजेंडा के इस संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।